जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बहुत दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि देश का युवा जिसका आक्रोश बढ़ता जा रहा है और जिसको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है, इस पे बहुत दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि हम लोग जब जवान थे, युवा थे, तो उस समय नौकरी की कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। पेपर लीक के बारे में कोई बात ही नहीं सोच सकता। और जो भी मेरे समकालीन लोग हैं, उस समय इस प्रकार की समस्या नहीं होती थी, लेकिन उस समय जो 1974-76 का आंदोलन हुआ था, वो महंगाई की वजह से हुआ था। नौकरी थी, नौकरी मिलने की संभावना थी, लेकिन महंगाई की वजह से, और वो महंगाई भी गुजरात के एक हॉस्टल में, क्योंकि मेस की फीस बढ़ा दी, तो वो हॉस्टल से बढ़ा हुआ एक आंदोलन बिहार ने उसको पकड़ा, उसे फैलाया और पूरे देश के अंदर वो फैल गया और इंदिरा जी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन उस समय की समस्या केवल महंगाई थी और वो रिफ्लेक्ट भी हुई थी इलेक्शन में। लोगों का आक्रोश था इंदिरा जी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ, वो चुनाव हारी थी। लेकिन आजकल जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है, वो ये हो गई है कि जनता में आक्रोश तो है, किसानों में आक्रोश तो है, युवाओं में आक्रोश तो है, लेकिन चुनाव आयोग के सौजन्य से, वोट चोरी के माध्यम से इलेक्शन में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो जैसे कहते हैं ना कि जो प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर वो जो सीटी होती है, वो प्रेशर को निकालने में मदद करती है, विस्फोट नहीं होता। लेकिन अगर उस सीटी को जाम कर दिया जाएगा, तो फिर ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। तो लोकतंत्र के अंदर लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण और उसका बाहर निकलना, ये राष्ट्र हित में होता है। लेकिन आप देख रहे हैं 11 साल से जैसे हमारी सरकार चल रही है, सारे संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से उसने कब्जा ले लिया है और जिस प्रकार से उसने जनता की बात को बिल्कुल सुनना बंद कर दिया है, कभी कांग्रेस विहीन, कांग्रेस मुक्त भारत, कभी किसानों के ऊपर 3 कृषि कानून, कभी अग्निवीर जैसी वाहियात योजना, हर वर्ग को परेशान करके रख दिया। लेकिन इलेक्शन जीत जाते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी भी परतें खोल रही हैं, किस प्रकार से वोट चोरी करके पूरे देश का माहौल गड़बड़ किया। लेकिन जो युवा वर्ग है, और देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ा अंतर है, पहले जो आंदोलन होते थे वो युवा वर्ग करता था। इस बार के जो आंदोलन हमारे पड़ोस देशों में हो रहे हैं और जिसका पहला लक्षण भारतवर्ष के अंदर दिखाई पड़ा है, वो युवाओं द्वारा नहीं हो रहे, वो जेन जी द्वारा हो रहे हैं, मतलब उनसे भी छोटे बच्चे। वरना पहले के आंदोलन हुए 30-35-40 साल के लोग सड़क पे उतरा करते थे, लेकिन 18-20 साल से लेकर 28-30 साल के बच्चे इस प्रकार से सड़क पे नहीं उतरते थे। आंदोलन की शुरुआत आपने श्रीलंका के अंदर देखी, फिर आपने बांग्लादेश के अंदर देखी, फिर आपने नेपाल के अंदर देखी, और नेपाल के अंदर तो बिल्कुल एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, किस प्रकार से बिल्कुल युवा बच्चे, लेकिन वो युवा बच्चे जो हैं, वो अपने बड़े भाई और बहन को देखकर ये समझ रहे हैं कि उनके जीवन काल में किस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है कि उस शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो वो अभी से अपने भविष्य के लिए चिंतित हो गए। वो ये भी देख रहे हैं कि माँ बाप ने शिक्षा के महत्व को तो समझा, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक तो प्राइवेटाइजेशन और 14-15-25 लाख की फीस और उसके बाद नौकरी का न मिलना घर के अंदर एक ऐसा माहौल बना देता है, समाज के अंदर ऐसा माहौल बना देता है कि 90% बच्चे समाज के लोगों द्वारा उनका तिरस्कार किया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है। न केवल बच्चों का मजाक बनाया जाता है, उनके माता पिता का भी मजाक बनाया जाता है, उनके रिश्तेदारों द्वारा, समाज के लोगों द्वारा। ये बड़े बने थे इनको आईएएस बनाने के लिए, पीसीएस बनाने के लिए, और ये तो देखिए सड़क पे आ गए, इनको तो नौकरी नहीं मिल रही, 25 लाख का लोन उठा रखा है, ये कहां से इसको पे करेंगे। माँ बाप की भी जो एक समस्या है वो परकुलेट डाउन बच्चों पे करती है, और बच्चे बेचारे, इस उम्र के बच्चे, छोटे बच्चे, उसको झेल नहीं पाते और अवसाद में चले जाते हैं। तो
पहले तो आपने नेपाल में देखा। अच्छा, नेपाल के जो आंदोलन की शुरुआत आपको पता है कि वहां भी इसी प्रकार से नेपाल के जो सरकार थी, ओली साहब थे, केपी शर्मा ओली, उनको ये लगता था कि वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और वो जो करेंगे लोगों को उसे स्वीकार करना होगा। कई जगह उन्होंने अहंकार में आके ऐसी बातें में कही थी, मेरा नाम केपी शर्मा ओली है और जो मुझे हटाने की कोशिश करेगा वो हट जाएगा, खुद मिट जाएगा। और इसी आवेश में आके उनके जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो सोशल मीडिया पे लहराने लगे, सोशल मीडिया पे डिस्कशंस होने लगे। अब ये भी किसी भी आदमी को जो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ हो लेकिन उसे तानाशाही ज्यादा पसंद हो, तो केपी शर्मा ओली साहब ने सोशल मीडिया पे बैन कर दिया, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। उन्होंने सोचा कि शायद ये जो बंदिश लगाएंगे इससे युवा अपनी बात नहीं कह पाएंगे, सोशल मीडिया उनका विरोध नहीं कर पाएगा, जनता तक बात नहीं पहुंच पाएगी और वो शासन करते रहेंगे। लेकिन अचानक युवा सड़क पे उतरे, लाखों की संख्या पे उतरे। पुलिस और आर्मी उनको नहीं रोक पाई, रोक पा भी नहीं सकती, क्योंकि यंग बच्चे जो होते हैं वो हर पुलिस और आर्मी वाले के घर में उसके बच्चे होते हैं और वो इस प्रकार से नृशंस रूप से हत्या नहीं कर सकती। और यहां पे केपी शर्मा ओली ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी, वहां गोली चलवा दी और लाठीचार्ज करा दिया और कई लोगों की मौत हो गई। आंदोलन और भड़क गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी पद छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद किस प्रकार की आपने देखा, भगदड़ हुई, मिनिस्टर्स की पिटाई हुई, बिल्डिंग जली, सब कुछ हुआ। लेकिन हम लोग भगवान से ये कामना कर रहे थे कि स्थिति भारतवर्ष के अंदर न हो, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो भी आज की तारीख में अवस्थापना है वो भारत देश की है, भारत माता की है, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से सब लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। लेकिन सरकार के प्रति जो वितृष्णा है, सरकार के प्रति जो आक्रोश है, सरकार उसको दबाकर वही गलती कर रही है जो नेपाल के अंदर हुई। और आपने देखा सोशल मीडिया को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किस प्रकार से दमन का सहारा लिया, लोगों को जेल के अंदर बंद किया, बिना सुनवाई के, बिना चार्जशीट के 3-3 4 साल जेल में रखा और वो हर हथकंडे अपनाए जो नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली करना चाह रहे थे। यहां भी सोशल मीडिया पे बंदिश लगाई गई, रीच कम कर दी गई, बड़े बड़े पत्रकारों के चैनल्स को बंद कर दिया गया, एफआईआर लिखा दी गई। अध्यापकों के लिए जो कहते थे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, कावड़ नहीं ढोना चाहिए, और पत्रकारों पे एफआईआर लिखाई। उन्होंने सोचा कि लोग डर जाएंगे, लोग दब जाएंगे। लेकिन इस प्रकार का दबाव एक दबाव को, प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा चलिए, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इन देशों की देखिए परिस्थिति भारतवर्ष से बिल्कुल अलग है। इन देशों का जो पड़ोसी देश है, इनका जेंजी जो है वो एक ही प्रकार का जेंजी है। उनकी विशेषता करीब करीब एक जैसी है, एक ही कल्चर है, एक ही भाषा है, एक ही खान पान है, सब कुछ एक जैसा है, सभ्यता संस्कृति एक प्रकार की है। भारतवर्ष के अंदर ये चुनौती भी है, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं कि भारतवर्ष का जो जेंजी है इसका एक अलग अलग सेगमेंटेशन किया जा सकता है। तमिलनाडु का जेंजी अलग प्रकार से सोचता है, महाराष्ट्र का अलग प्रकार से सोचता है, मध्य प्रदेश का अलग प्रकार से सोचता है, कश्मीर का अलग सोचता है, अपने बंगाल का अलग सोचता है, बिहार यूपी का अलग तरह से सोचता है, गुजरात का अलग तरह से सोचता है। अच्छा, उन स्टेट्स के अंदर भी जो हमारे यहाँ कास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बारीकी चीजों, तो बहुत सारे सेगमेंटेशन हैं। अच्छा, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर तो उनकी एक ही डिमांड थी और उस डिमांड पे सब लोग भड़के और वो सड़क पे आ गए और फिर आंदोलन हुआ, उन्होंने सरकार बदल दी। भारतवर्ष के अंदर क्योंकि जेंजी का जो श्रेणी है और जो उनका प्रकार है वो अलग अलग प्रकार का है, तो ये जो आंदोलन होगा इसके कारण अलग अलग होंगे और वो कारण अलग होंगे तो उनका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा। तो ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रकार का आंदोलन होगा, हर जगह आंदोलन होगा और एक ही समस्या होगी, उस समस्या का एक ही समाधान होगा। अब आपने देखा जैसे
लेह लद्दाख के अंदर जेंजी सड़क पे आ गए, हजारों जेंजी आ गए, किसी ने नहीं सोचा था कि आ जाएंगे। उन्होंने भी उस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जो नेपाल के अंदर हुआ था। और आप जानते हैं लेह लद्दाख भारतवर्ष का सबसे ज्यादा शांतिप्रिय इलाका है। वहां या तो बौद्ध रेजिडेंट्स हैं या मुसलमान हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां भी कोशिश की थी कि इन लोगों को डिवाइड किया जाए, बौद्ध को अलग किया जाए, मुसलमानों को अलग किया जाए और फिर अपना राजनीतिक खेल खेला जाए। आपको ये भी पता है कि सोनम वांगचुक जो बहुत ज्यादा गणमान्य व्यक्ति हैं वहां के, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है और जो बार बार कहते रहे कि चीन हमारे यहां घुसा चला रहा है लेह लद्दाख के अंदर और हमारे लोगों को रोक रहा है, और यहां तक कि बहुत बड़े गांधीवादी पहुंच वाले आदमी और जितने भी आज के तारीख में यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्नाइज करती हैं सोनम वांगचुक को एक बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी के रूप में, और उनके नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम से बहुत सारे पेटेंट्स। आपको याद होगा जो आमिर खान की 3 इडियट पिक्चर बनी थी वो भी सोनम वांगचुक पे बनी थी। उस सोनम वांगचुक की यूनिवर्सिटी का जमीन का पट्टा कैंसिल कर दिया क्योंकि वो गांधीवादी आंदोलन के बाद अपनी बात खुल के कहते थे। उन पे ईडी सीबीआई की रेड करा दी, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, हजारों लोग उनके साथ बैठ गए और बच्चे ये जेंजी उसको देखते रहे। जेंजी ये भी देखते रहे कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, बिना बात के वहां पे विधानसभा को भंग करके पहले महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना के, चीफ मिनिस्टर उनको बनवा के, अपने मिनिस्टर्स बनवा के, अचानक सपोर्ट विड्रॉ करके, प्रेसिडेंट रूल लगा के, और उसके बाद धारा 370 हटाते प्रदेश को 3 भाग में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, और इससे लेह लद्दाख के लोग तो परेशान हो ही गए, कश्मीर के लोग तो परेशान हो गए, जम्मू के लोग भी परेशान हो गए। कहां तो स्टेट की फैसिलिटी हमारे पास थी और कहां हम यूनियन टेरिटरी बन गए। मनोज सिन्हा वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए और उमर अब्दुल्ला को लोगों द्वारा जिताने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं, और हर चीज की फाइल जो है वो मनोज सिन्हा के पास जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उनकी फाइलें रोकी जाती थी, और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल डॉर्मेंट हो गए, अब वो कुछ नहीं करते जो। लेकिन इस प्रकार का भेदभाव, हमारी सरकार होगी तो एलजी अलग तरह से बिहेव करेंगे और नहीं होगी तो हम कोई काम होने नहीं देंगे। वो चीज जो जेंजी था उसके अंदर क्रोध पनप गया। और आपने देखा लेह लद्दाख के अंदर क्या हुआ। सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने कहा ये उचित नहीं था और ये होना नहीं चाहिए था, और उन्होंने बिल्कुल गांधी जी ने जैसे अपने आंदोलन वापस लिए थे हिंसा आंदोलन पे, आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने बच्चों से अपील की कि तुम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से इसको आगे बढ़ाओ। तो एक जेंजी का आंदोलन तो आपने लेह लद्दाख में देखा, उसी प्रकार का आंदोलन दूसरा आपने उत्तराखंड में देखा। लेकिन उत्तराखंड का जो जेंसी का आक्रोश था वो डिफरेंट था, उसकी वजह डिफरेंट थी। वहां पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हुआ, उसके अंदर पेपर लीक हो गया। अब बच्चे ये परेशान कि हमको एक तो नौकरी नहीं मिल रही, कभी एग्जाम होता है पहले उसमें फॉर्म की फीस जमा करो, फिर ट्रेवल करो, फिर एग्जामिनेशन की तैयारी करो, फिर एग्जामिनेशन दो, और लास्ट मिनट में पेपर कैंसिल हो जाता है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक परंपरा बन गई है, बच्चे सड़क पे आ गए। खैर चलिए, हिंसा नहीं हुई वहां पर, वो चुपचाप मोमबत्ती लेके और अपने मोबाइल को लेके लाइट जला के बैठ गए, लेकिन हजारों की संख्या में बैठ गए। तो कहां लेह लद्दाख जैसे शांतिप्रिय सीमावर्ती इलाके से एक चीज शुरू हुई और दूसरे सीमावर्ती इलाके में पहुंच गई, उत्तराखंड, वो भी बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट है। जो चीज मणिपुर भी एक बॉर्डरिंग स्टेट के अंदर जो परिस्थिति पैदा हुई थी और 2.5 साल तक जला, और केवल इसलिए कि मैती और कुकीज के बीच में संघर्ष कराने का प्रयास हुआ, केवल धर्म के आधार पर, जबकि जो कुकीज की डिमांड थी वो कोर्ट डिसीजन के खिलाफ थी और उनका क्रोध मैतीज के खिलाफ नहीं था। लेकिन वहां भी हिंदू क्रिश्चियन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रिलीजियस कार्ड खेला, और उसका यह भुगतान हुआ कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे वहां कांग्रेस के दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2024 में जीत गए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार को
इससे मैसेज मिल रहा है जो लेह लद्दाख में हुआ और जो उत्तराखंड में हुआ, मिलना चाहिए, क्योंकि पंजाब के युवा भी इस सब में बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी पीड़ित हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे भी पीड़ित हैं, लेह लद्दाख वाले तो हैं ही कि उनके यहाँ बाढ़ आई हुई है, उनके यहाँ फसल का नाश हुआ है, उनके यहाँ घर बह गए हैं, सड़कें बह गई हैं, और मोदी जी केवल 1600-1700 करोड़ रुपए का अनुदान देके अहमदाबाद को 1 लाख करोड़ की परियोजनाएं दे रहे हैं और बिहार के अंदर सारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और वहां परियोजनाएं का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जबकि इस समय जरूरत है उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश को, कश्मीर को और पंजाब को। तो वहां के भी युवा उद्वेलित हैं। बिहार के युवा उद्वेलित हैं कि उनका जो अभी पेपर लीक, पहले भी उन्होंने आके दिल्ली में भी आंदोलन किया था, बिहार में भी किया था, उनके यहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं और इस बार से भी उद्वेलित हैं कि वोट चोरी के लिए वहां पूरा माहौल बना हुआ है, वोट चोरी के खिलाफ। आपने देखा सम्राट चौधरी एक मीटिंग लेने गए, ट्रक के ऊपर खड़े हुए हैं, चारों तरफ जो बच्चे हैं वो वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष के अंदर जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको रोकने के लिए सरकार को युवाओं की मनोभावना को समझना होगा, उनके एस्पिरेशंस को समझना होगा, उनकी समस्या को समझते हुए उसका समाधान करना होगा। और अब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैला के और पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव फैला के आप लोगों की भावनाओं को नहीं भड़का पाएंगे, क्योंकि जिस पाकिस्तान के खिलाफ आप ये सब फैलाते थे, उस पाकिस्तान के साथ तो अमित शाह साहब के पुत्र जय शाह, जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो मैच कराते हैं। 26 शहादतों का बदला क्रिकेट मैच। और जैसे नेपाल के अंदर हुआ था, जो जेंजी ने कहा था कि ये नेपो किड्स हैं, बड़े बड़े लोगों के बेटे हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, हमें इनको देख के लगता है हमें क्या कमी है कि जो बिना किसी योग्यता के बड़े पदों पे पहुंच गए। तो अमित शाह साहब को भी जब वो डायनेस्टी की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, तो अपने बेटे की तरफ भी देख देना चाहिए और जनता के आक्रोश को समझते हुए पेपर लीक न हो, बेईमानी न हो, सारा नेपोटिज्म न हो, हर जगह आरएसएस के, बीजेपी के लोगों को न बिठाया जाए, वरना जो आंदोलन होगा, क्योंकि जेंजी की अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग चीजों के लिए होगा और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो राष्ट्र हित में नहीं होगा। तो मोदी जी, अमित शाह साहब, हमारे देश के जेंजी और देश के युवाओं और वृद्ध समाज के लिए भी जरा चिंता कीजिए और केवल रिलीजियस डिवाइड के बेसिस पे आप सरकार नहीं चला पाएंगे और लोगों की नौकरी के बारे में सोचिए, पेपर लीक ना हो इसके बारे में सोचिए। और ये जुमलेबाजी की 8 साल आपने जीएसटी में 1 लाख करोड़ से ऊपर इकट्ठा करने के बाद अब आपने, लेकिन मैंने पार्ले जी के बिस्किट का ऑर्डर मैं बहुत ज्यादा करता हूं क्योंकि मैं पैरेट्स को फीड करता हूं, तो पहले जो 85 रुपए का पार्ले जी का एक पैकेट था बड़े वाला 800 ग्राम्स का, अब उसके दाम 92 रुपए हो गए हैं जब आपने जीएसटी घटाया है। ना हो अमेजन में चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए ये जनता को गुमराह करने का समय निकल गया है। अब युवा और जेंजी की समस्याओं का अभिज्ञान करते हुए उनका समाधान करने का समय है, वरना फिर हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए देश की जनता और युवा अगर करेंगे तो युवाओं के साथ वृद्ध भी आएंगे, उनके माता पिता भी आएंगे और पूरे समाज के अंदर एक गांधीवादी ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जो फिर सत्ता को पलट देगा। और फिर यही होगा कि बच्चे डिसाइड करेंगे, युवा डिसाइड करेंगे कि इस देश के अंदर अब 75 साल से ऊपर के लोग सत्ता में नहीं बैठेंगे, जिनकी सोच पुरानी हो गई है। अब नई सोच के आईटी सेवी लोग सरकार में आएंगे और वो डिसीजन जेंजी का होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।